वृंदावन में आज हम आए हैं कृष्ण कन्हई आर्ट गैलरी। कृष्ण कन्हई जी पद्मश्री हैं। आज हम उनके स्टूडियो में चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अभी कृष्ण कन्हई जी के हम स्टूडियो की ओर जा रहे हैं। विश्वविख्यात चित्रकार हैं, बहुत ही सजीव चित्र बनाते हैं। यह जी कृष्ण कन्हई आर्ट गैलरी, कन्हई कुंज। राधे राधे जी। जी जी जी। ये देखिए जी, कन्हई कुंज, कृष्ण कन्हई चित्रकार, अर्जुन कन्हई चित्रकार। हाँ जी, आगे जी। तो हम कला दीर्घा में प्रवेश कर रहे हैं। भाई साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पहले एक बार मैं आपको चित्र दीर्घा दिखा दूं पूरी। ये कृष्ण कन्हई जी की चित्र दीर्घा है। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर। हम सब जानते हैं पूरे विश्व में 3 पीढ़ियों से कन्हई परिवार किस प्रकार से कृष्ण भगवान की कृपा से कितने सुंदर और सजीव चित्रों का आपने चित्रण किया है। इसके अलावा बहुत से हमारे श्रेष्ठ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सबके चित्र बनाए हैं। पूरे देश विदेश में आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन लगती है। तो आज हम भाई साहब से चलकर एक थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे अपने चैनल परिधि आर्ट ग्रुप के लिए। नमस्कार जी, राधे राधे जी। हमें तो आपके अंदर ही कृष्ण की छवि भी दिखाई देती है। बिल्कुल जी, आपने इतने चित्र बना दिए। नीचे नीचे आर्ट गैलरी पूरी देखिए। जी जी जी। चलिए हम पहले आर्ट गैलरी को देख लेते हैं नीचे। ये हम एक और आर्ट गैलरी का जो भूमिगत आर्ट गैलरी है बेसमेंट में, ये आपको पूरे देश से जो, ये देखिए जी, परिधि आर्ट ग्रुप का जो परिधि अचीवर्स अवार्ड था वो भी यहाँ रखा हुआ है, जो 2011 में मिला था। क्या बात है जी। सरदार पटेल की प्रधानमंत्री के साथ जो चित्र बनाया गया था 6 दिसंबर 1921 को, ये पोर्ट्रेट गिफ्ट दिया था। के.आर. नारायण जी द्वारा 2000 में आपके पिताजी को पद्मश्री मिला, 2004 में पुत्र को मिला। कितने सौभाग्य की बात है। धन्य है वो माँ जिसके ऐसे संतान पैदा हुई जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, वृंदावन का नाम रोशन किया। तो ये अलग अलग अवार्ड जो मिले हुए हैं उसके चित्र आप देखिए यहाँ। चलिए आगे। हाँ, बदल दीजिए। ये देखिए जी, अमिताभ बच्चन ने नेहरू सेंटर में एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। वहाँ कितने फिल्मी कलाकार, संजय दत्त से लेकर सहारा के मालिक सुब्रतो राय, ये देखिए वहाँ जितेंद्र से लेकर काफ़ी फिल्मी कलाकार। हेमा जी का जो चित्र बनाया था वो सच में हेमा जी सामने खड़ी हो जाए तो उस चित्र के आगे हेमा मालिनी फीकी लगती हैं।
ये देखिए जी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में फरवरी 1999 के ये कुछ यादगार चित्र हैं। होटल पार्क प्लाजा लंदन में मार्च 2015। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में आपके द्वारा अटल जी का बनाया हुआ पोर्ट्रेट, लाइफ साइज पोर्ट्रेट। योगी जी को, उसके बाद हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर झारखंड, उनको और उनके पिताजी का बहुत ही सुंदर। चलिए, मुंबई में अलग अलग एग्जीबिशंस में आप सभी यहाँ गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ देख सकते हैं। यूपी असेंबली में सभी मुख्यमंत्रियों के और उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता थे उन सब के चित्रों की एग्जीबिशन जो है वो असेंबली में पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं जो वहाँ लगी हुई हैं। क्या बात है जी। हेमा मालिनी जी, निशंक जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, शंकर दयाल शर्मा, अलग अलग राष्ट्रपति, अटल जी से लेकर मनमोहन सिंह और श्री श्री रविशंकर जी। APJ अब्दुल कलाम, यहाँ बाकी सभी को भी, रामदेव जी के साथ सभी को यहाँ देख सकते हैं। हेमा जी तो यहाँ की सांसद हैं। आप दक्षिण भारत के सबसे बड़े कलाकार भी इसी में, रजनीकांत। ये कृष्ण कन्हैया जी के पिताजी नेहरू जी के साथ हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 3 पीढ़ियों से न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं। ये फोर्ब्स मैगजीन में भी देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कृष्ण कन्हैया जी और उनके विभिन्न रूप, युवावस्था से लेकर आज तक के अलग अलग जो चित्र बना रहे हैं। अब एक बार मैं अवलोकन करा दूं। कृष्ण के विभिन्न स्वरूप, चित्रकार की कल्पना होती है और कितना सुंदर विभिन्न रूपों में किस प्रकार से भगवान कृष्ण को चित्रित किया गया है। अलग अलग रंगों में इस प्रकार से समेटा गया है, जादुई रंग बिखेरते ये चित्र। और प्रत्येक चित्र ऐसा है कि आप जिस पर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय चित्रकला का बहुत बड़ा स्वरूप है, जो रियलिस्टिक पेंटिंग है। ये सब आप अपने घर में लगा दें तो पूरे घर का वातावरण ही बदल जाता है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ओज इन चित्रों से आपको मिलती है और हम चित्रों के द्वारा मेडिटेशन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार से आप देखिए, वाह जी वाह। प्रत्येक चित्र ऐसा है कि उस पर खड़े हो जाएं तो नजर ही नहीं हटती है। या आप ऐसे चित्रों को, क्या बात है जी। ये देखिए जी, चित्रकार की कल्पना। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती कोई भी कलाकार नहीं बन सकता।
ये उनकी साधना है वर्षों की और कई जन्मों का अभ्यास है। आप जो ये देख रहे हैं वो केवल एक जन्म का अभ्यास नहीं होता, ये कई जन्मों का अभ्यास है जिसको आप कम समय में भी यहाँ देख सकते हैं। क्या बात है जी। आप सबको इस गैलरी का अवलोकन कराने के बाद अभी हम कृष्ण कन्हैया जी के पास चलते हैं और आगे की बातचीत उन्हीं से शुरू। तो चलिए दोस्तों, आज हम बैठे हैं विश्व के उस महान कलाकार के सामने जो वृंदावन में रहकर अपने पिता द्वारा विरासत में जो मिली कला थी उसको आगे बढ़ाया। कृष्ण कन्हैया जी जो पद्मश्री हैं, इनके पिताजी भी पद्मश्री थे और इनका पुत्र भी, बड़े पुत्र भी पेंटर थे, पर वो ईश्वर ने जल्दी उन्हें बुला लिया। छोटे पुत्र भी पेंटिंग करते हैं और इनके भाई भी पेंटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने कृष्ण के विभिन्न रूपों को अपने चित्रों के द्वारा, अपने चित्रकला के द्वारा उभारा है, वो सचमुच में अद्भुत है। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी। आपको याद है कि कब आपने पेंटिंग के बारे में सोचा था? बचपन के बारे में बताइए। पिताजी बनाते होंगे। सर, बचपन में 8-10 साल की उम्र थी जब मैंने पिताजी को देखा था काम करते हुए, तो अंदर से भूख सी उठती थी कि मैं भी ये काम करूं, शायद कभी मैं ऐसे चित्र बना पाऊं। तो 15 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उनके साथ जुड़ गया। तो आज 47 साल हो गए मुझे इस फील्ड में कला साधना करते हुए, और अभी भी विद्यार्थी की बातें, स्टूडेंट की बातें सीख ही रहा हूँ। क्योंकि कला अनंत है, कला विराट है, इसको पूर्ण करना तो बहुत मुश्किल काम है, शायद ही कोई कर पाए, लेकिन इसको सीखते रहना ही सबसे अच्छी बात है। बहुत सुंदर। कृष्ण के ही चित्र बनाने शुरू किए? पहला चित्र भी कृष्ण का ही बनाया था? पहला चित्र मैंने स्वामी हरिदास जी का बनाया था, जो बैजू बाबरा और हरिदास जी के तानसेन के गुरु थे जी, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया जी। वो मेरा पहला चित्र 4 रुपये में सेल हुआ था। उसके बाद में फिर बहुत चित्र बनाए, बिहारी जी के बनाए, राधा कृष्ण के बनाए। तो करते 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 जब मैं करीब 30 साल की उम्र का हो गया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ नया करूं, पिताजी से अलग करूं। तो मैंने भारतीय ग्रामीण जीवन में बहुत काम किया। फिर लगा और कुछ अलग करूं, कुछ फ्यूजन पेंटिंग की। फिर लगा कुछ और अलग करूं, तो मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए। पोर्ट्रेट मेरे बहुत प्रसिद्ध हुए। उसमें अटल जी का पोर्ट्रेट था, बिल क्लिंटन साहब का पोर्ट्रेट था, आडवाणी जी का पोर्ट्रेट था। इस तरह सैकड़ों पोर्ट्रेट बनाए। आज भगवान की कृपा से मेरा पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में भी है। मेरे करीब 59 पोर्ट्रेट उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं, और एक पोर्ट्रेट मोदी जी ने अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में लगवाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, इतने बड़े बड़े भवनों में मेरे चित्र लगे। तो ये बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। कला एक साधना है, ये तो हम सब जानते हैं, और केवल प्रभु कृपा से ही कोई व्यक्ति कलाकार बन सकता है। ये उसके कई जन्मों का तप होता है। नहीं, मेरा मानना ये है निर्मल जी कि आदमी मेहनत करके बहुत बारीक काम तो कर सकता है, लेकिन मेहनत करके भाव लाना ये अति दुष्कर कार्य है। भाव बिना ईश्वर कृपा के, बिना उसके आशीर्वाद के नहीं आ सकता। कोई पैसे वाला चाहे अपने बेटे को कलाकार नहीं बना सकता। नहीं, ये साधना है, ये तो रमना पड़ता है, जीवन देना पड़ता है जी, तब जाके कहीं ईश्वर की कृपा होती है। 2 साल का कोर्स करने से आप पेंटिंग तो बना लोगे, ये 2 साल का कोर्स करने से आप भाव नहीं ला सकते, उसमें आत्मा नहीं आ सकती, उसको जागृत नहीं कर सकते आप। आंखें देखो तो बोलना चाहिए कि आंखें बोल रही हैं, और होठ देखो तो लगे कि होठ कुछ कहने वाले हैं। ऐसे जीवंत होना चाहिए चित्र। बहुत अच्छी बात है जी। और हम पूरे देश में इसी प्रकार के काम को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बच्चों को पेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। बहुत सुंदर बात। हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो कला है वो सामने आए। आप इसके बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार से और बच्चों के अंदर कला भाव जगाया जाए। देखिए सर, वात्सायन ने एक बात कही है जी, कि नागरिक के घर में कला सामग्री जरूर होनी चाहिए। ये काम माता पिता का है। आप घर में तबला रखोगे वो तबला बजाना सीखेगा, आप घर में रंग ब्रूस रखोगे तो रंग ब्रूस चलाना सीखेगा, आप घर में अगर रिवॉल्वर रख दोगे तो रिवॉल्वर चलाना सीखेगा। ये तो माता पिता पर निर्भर है कि संस्कार कैसे देने हैं उसको। आप कला सामग्री रखिए, कुछ कलात्मक साहित्य रखिए, किताबें रखिए, पेंटिंग रखिए, संगीत के साधन रखिए, तो बच्चे वो गुण आएंगे, वो संस्कृति जाएगी।
और वो जो है वो सबसे बड़ी बात है कि वो मनुष्य को निर्मल बनाती है, मनुष्य को एक बहुत शांत व्यक्ति बनाती है। उसके जीवन से क्रोध और बहुत सी चीजें सब निकल जाती हैं क्योंकि उसने कला को अपनाया हुआ है। कला जात पात से भी ऊपर उठा देती है, धर्म से भी ऊपर उठा देती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सत्य बात है ये राजा तो अपने गांव में पूजा जाता है, कला सर्वत्र पूजी जाती है। आप देखिए ना कि कला के माध्यम से हम बिल क्लिंटन तक पहुंच सकता है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति पहुंच सकता है, भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है, पैसे वाला नहीं पहुंच सकता, धनवान नहीं पहुंच सकता। धनवान अपनी जगह पर ठीक है, धन अपनी जगह जरूरत है, लेकिन कला होती है, वो आत्म सुख देती है, आत्म शांति देती है। आप सिखाते भी हैं विद्यार्थियों को? बिल्कुल सिखाता हूँ सर, मैं, मेरे भी बहुत स्टूडेंट हैं, मेरे करीब 200 स्टूडेंट तो कलकत्ता में ही हैं, मैंने वहाँ कई कैंप लगाए हैं, यहाँ भी बहुत बच्चे सीखते हैं, आते हैं, सीख के चले जाते हैं। लेकिन नए बच्चों में एक कमी है, पेशेंस की कमी है, उनको साल 6 महीने के सीखना है, टेक्निक सीखनी है और चले जाना है। ये काम टेक्निक का नहीं है, ये काम अभ्यास का है, ये काम साधना का है, ये काम बहुत परिश्रम का है, ये काम समर्पण का है, तब जाके आप कुछ बन पाओगे, कुछ सीख पाओगे। जी बिल्कुल ठीक है। आज एक सौभाग्य की बात है जी, आज देश में 3 कल्चर मिनिस्टर हैं। आज से 20 साल पहले कल्चर मिनिस्ट्री नहीं थी इस देश में। भारत ऐसा देश है जो कलाओं के रूप में, जितनी कलाएं भारत में उतने शायद सारे विश्व के सारे देश में मिला दिया जाए तो भी कला नहीं है। तो ये जो बदलाव आया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से ये बदलाव मोदी जी के कारण आया है। मोदी जी की अपनी सोच अपनी अलग है, उससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए उन लोगों की सोच अपनी अलग थी। मोदी जी ने सोचा कि बिना कला के, और वास्तव में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ लोग देखने को क्या आते हैं भारत में, हमारी कला संस्कृति देखने आते हैं। बिल्डिंगें तो उनके पास ही बहुत खूबसूरत हैं। अगर हम आज अपनी कला संस्कृति को नहीं बचाएंगे, कला संस्कृति को जीवंत नहीं रखेंगे, तो आने वाला 200 वर्ष के बाद में कौन आएगा। इसलिए कला संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। और अगर 3 कल्चरल मिनिस्टर हैं तो ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। लेकिन कला के स्कूल, कला के कॉलेज कम हैं, विद्यालय कम हैं। हमारे देश के जो मंत्रीगण हैं उनको इस विषय में ध्यान देना चाहिए और कला साधना सीखने में जितना योगदान हो सके सरकार को करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। एक अभी भाव हमारे बीच में आया, हम मंदिरों को शक्ति केंद्र बनाने का काम, एक संकल्प लिया है, शुरू किया गया। हमारे मंदिर भी कला के केंद्र थे। हमारे मंदिर योगशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, आरोग्यशाला और नृत्यशाला, बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों में आप कलाएं तो हम देखते हैं, लेकिन वो मंदिरों में ही सिखाई जाती थी। नृत्य भी मंदिरों में सिखाए जाते थे, मूर्ति कला भी मंदिरों में सिखाई जाती थी और चित्रकला भी। वो सभी जगह बंद हो चुकी है। अब उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमें आप जैसे कलाकारों का भी सहयोग चाहिए। और आप एक आह्वान करें, सभी कलाकार अपने पड़ोस के मंदिर में जाके, पड़ोस के मंदिरों में बजाय एक स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें। अगर मंदिरों में 1 घंटे की भी सप्ताह में 2 क्लास होने शुरू हों तो इससे कितना बड़ा बदलाव आएगा। और भाव भी क्या आएगा, अध्यात्म का भाव से वहां काम होगा। नहीं, आपका कहना बहुत ठीक है निर्मल जी, लेकिन मंदिरों में ये काम शुरू करने से पहले हमारी सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक उसकी पहल नहीं होगी, सरकार का सहयोग नहीं होगा, ये काम संभव नहीं है। मंदिरों के अलावा और भी बहुत से स्थान हैं, क्योंकि मंदिरों में तो जिस तरह की आज भक्ति का आदान प्रदान होता है, आराधना करने लोग जाते हैं, बहुत भीड़ जाने लगी, तो वहाँ कला नहीं सीखी जा सकती। ऐसा मेरा मानना है। एक कला सीखने के लिए एकांत चाहिए, विधान नहीं होना चाहिए। तो एकांत के लिए तो उसके लिए अलग स्थान ही जी नहीं, प्रत्येक मंदिर की बात नहीं कर रहा, हम ऐसे मंदिरों की और आश्रमों की बात कर रहे हैं जहाँ 50-50 एकड़, 100-100 एकड़, 10-10 एकड़ के वो जो विशाल आश्रम, जहाँ जाकर सच में कला साधक कला साधना कर सके, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत संस्थाएं हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और फिर उसमें हम जैसे कलाकार जुड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, जरूर जुड़ना चाहेंगे। वो उसी तरह का हमने काम आरंभ किया है, ताकि भाव जब तक नहीं आएगा उस मंदिर में जाके अध्यात्म की चीजें होंगी ना। अब आपने इस वृंदावन में रहने के बाद आपका स्थान पर आने के बाद लगता है कि जैसे एक मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एक भाव अपने आप बदल जाता है। यहाँ आकर कोई नग्न तस्वीर बनाने की बात नहीं करेगा, यहाँ आकर कुछ मॉडर्न या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बात नहीं करेगा। तो जो भारतीय कला है, हमारी मिनिएचर पेंटिंग है, हर राज्य की कला है,
उसको बढ़ावा दिया जाए। अब केरल की मुरल पेंटिंग है, हमारी हिमाचल की इतनी अच्छी पेंटिंग है, फर पेंटिंग उड़ीसा की है। तो दक्षिण मेरा मानना दक्षिण भारत में तो आज भी मंदिरों में या मंदिरों के आसपास कला को दीक्षा दी जाती है। हमारे उत्तर भारत में क्योंकि पिछले 700-800 वर्षों में लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, तो ये माहौल और ये कला जो है वो गौण हो गई थी। अब दोबारा हिंदुत्व राज्य राजा है और हमारे मोदी जी राजा बने हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल है। और सभी कलाकारों को भी अपनी तरफ से, अभी पिछले दिनों हमारे संस्कृति मंत्री ने सारे पद्मश्री पद्म भूषण को बुलाया था। अच्छा। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने। अच्छा। तो कहने लगे जी हम इतने करोड़ों रुपए के कार्यक्रम करते हैं, दर्शक ही नहीं आते। नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, आप भी देखते हैं क्लासिकल में कितना रुझान कम हो गया। मुगल काल में हमारी गायन शैलियाँ, चेती और बाकी जितनी शैलियाँ थी वो समाप्त नहीं हुई, जो अब समाप्त हो रही हैं। इन 75-70 वर्षों में जितना हरास कला का हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण आ गया पाश्चात्य शैली हमारे यहाँ इतनी हावी हो गई है। जी। और दूसरा, कोई भी मीडिया, मैं दोष दूंगा मीडिया को, कोई भी मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कला संस्कृति के नाम पर बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल ठीक है। एक भी कार्यक्रम नहीं दिखाया जाता, एक भी आर्टिस्ट को नहीं दिखाया जाता। ले देके हमारा दूरदर्शन है वो कभी कभी दिखा देता है कलाकारों को या एग्जीबिशन को। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन लोगों को सोचना चाहिए क्राइम, फैशन और पॉलिटिक्स और क्रिकेट के अलावा भी दुनिया है जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, उसको दिखाया जाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए और कलाकारों को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम कलाकारों को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये कला खो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। मैं स्वयं पत्रकार रहा हूँ, फोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ, और मैंने इसको पहले 90 के दशक में बहुत से अखबारों में पूरा पेज कला के लिए होता था। वो पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान होता था, हिंदुस्तान होता था, धर्मयुग होता था, कादम्बनी होती थी और पता नहीं कितनी मैगजीन होते थे जो कला संस्कृति छापते थे। आज कोई एक मैगजीन भी नहीं है, वो छापना चाहता भी नहीं है, और ज्यादातर मैगजीन आप देखो तो हिंदी में बची ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि अब मार्केटिंग हेड अखबार बना रहा है, संपादक अखबार नहीं बना रहा है। कहाँ से पैसा आना है उसके अनुसार खबरें दी जाती हैं। पैसे के पीछे भागोगे तो संस्कृति खो जाएगी, कला खो जाएगी। आप देखिए ना, फ्रांस जैसे एडवांस शहर में, एडवांस देश ने लूवरो जैसे आर्ट गैलरी बनाई हुई है, जिसमें हजारों पेंटिंग्स लगी हुई हैं अपनी कला संस्कृति को बचाने के लिए। तो किया उन्होंने ये काम। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है लोगों को आगे आना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा। जैसे कल चंद्रयान हमारे चांद पे पहुंचा है, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा है, जो असंभव कार्य को करके दिखाया है। ऐसे कला के लिए क्यों नहीं हो सकता? कला के लिए हो सकता है, आगे आना पड़ेगा लोगों को। नहीं, बिल्कुल, इसके लिए सभी मिलकर हम प्रयास करेंगे और इस पर हम जल्दी एक बहुत बड़ा अधिवेशन कह लीजिए देश में हम करने जा रहे हैं। देश के सभी कलाओं के जो श्रेष्ठ कलाकार हैं उनको बुलाकर उनके मार्गदर्शन में कुछ एक ऐसा विश्वविद्यालय कला का शुरू किया जाए भारत में, जिसमें हमारे आदिकाल में बहुत विश्वविद्यालय थे कला संस्कृति के। सारे राजाओं ने कला को पाला है, पालन पोषण किया है। देखिए, जब आदमी के घर में पीपा बजता है तो कला नहीं सूझती है जी। वो पीपा बजना बंद हुआ, वो काम सरकार का है, वो काम राजाओं का था। एक गांव दे दिया, एक टैक्स उनको आय बांध दी, तो वो जब उनको खाने की पूर्ति होती थी तब जाके कलाकार की कला डेवलप होती थी। ऐसा नहीं है कि भूखा आदमी मर रहा और बोले कि कला डेवलप करो, ये संभव नहीं होता था। ये काम सरकारों को करना चाहिए, कलाकारों को पालना चाहिए। जो गुणी कलाकार है उनको पेंशन देनी चाहिए, उनको अगर आप पद्म अवार्ड देते हो तो पद्म अवार्ड के साथ कुछ पैसे देने चाहिए। 70, 80, 90 साल की उम्र में आप अवार्ड देते हो और उनको कुछ भी पैसा नहीं। अवार्ड को लेकर क्या करे आदमी? पैसा चाहिए जीवन के लिए। मैंने सुना है कि हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब अंत में बीमार रहे और पैसे नहीं थे उनके पास, तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 5 लाख रुपए अपने प्रधानमंत्री कोष से दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे उनके। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। इस सब के ऊपर हमें विचार करना है, इस पे बात करनी है। बहुत अच्छा आपने हमें मार्गदर्शन किया है। इसको मैं चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से एक जन जागरण अभियान चलाया जाए और अधिक से अधिक कलाकारों को, युवाओं कलाकारों को इसमें जोड़ा जाए। हम पूरे देश में वर्कशॉप करते हैं पेंटिंग की, बहुत सुंदर, और विषय भी वो हैं जिससे हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ संदेश दे सकें। हमारा जैसे कार्यक्रम है मेरी बेटी मेरा अभिमान, बेटे और बेटी के फर्क मिटने के लिए पेंटिंग कंपटीशन करना। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में
ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए एक नाटक है हमारा लिखा हुआ, छुपे रुस्तम द साइलेंट किलर। उसके माध्यम से हम हेल्थ के प्रति कैसे अवेयर हो सकते हैं। और नुक्कड़ नाटक आप जानते हैं कितना सटीक प्रभाव होता है, उसी तरह से एक चित्र का भी प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। आप 2 घंटे भाषण देके वो बात नहीं समझा सकते जो मात्र एक चित्र के माध्यम से जो संदेश सबके सामने जाता है। एक अंतिम, किस प्रकार जो युवा कला की ओर, हमारे स्कूलों में कैसे कला आरंभ हो, इसके बारे में बताइए। एक तो सारे स्कूलों में कला के लिए एक घंटा, एक आवर अलग होना चाहिए और अलग से क्लासेस होनी चाहिए और उनको स्टार्टिंग सिखाया जाना चाहिए। और खासकर मेरा मानना है फाइन आर्ट सिखानी चाहिए, क्योंकि फाइन आर्ट सीखने वाला मॉडर्न आर्ट भी कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट भी कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट सीखने वाला फाइन आर्ट या मॉडर्न आर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो फाइन आर्ट सिखाया जाए, क्योंकि राजा रवि वर्मा को ले लीजिए, हमारे हेमंत मजूमदार को ले लीजिए, सुभाष सिंह को ले लीजिए, मेरे पिताजी कन्हैया जी को ले लीजिए, सभी ने फाइन आर्ट किया और वो सबको पसंद आया। कला सुंदर होनी चाहिए। सुंदर जब होगी जब उसको अच्छी तरह से आप करेंगे, उसको बहुत खूबसूरत रंगों से सजाएंगे तो आनंद आएगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं सभी अपने दर्शकों को परिधि आर्ट ग्रुप के चैनल के माध्यम से, कलाकारों को ये कहना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी प्रश्न हो, आप इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, हमें लिखें, हम दोबारा आपकी बातचीत कराएंगे। हम लाइव इंटरव्यू भी करेंगे जिसमें आप भी कृष्ण कन्हैया जी से बात कर सकें और अपने कुछ भी जानकारी जो भी आप जानना चाहते हैं आप इस महान गुरु के माध्यम से जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।